गांव में, हर गली मोहल्ले में एक एक योग की कक्षा को संचालित करना, ये हमारा आदर्श है, ये हमारी आवश्यकता है। नारे कौन कौन से लगाएंगे? हमारे दो प्रमुख नारे हैं, करो योग, हाथ के साथ लगाइए, करो योग, करो योग, गांव गांव में जाएंगे, ये हमारे नारे हैं। अब नारे भी कई बार कुछ लोग अलग अलग लगाने लग जाते हैं, तो उससे व्यवस्था भंग होती है। तो नारे भी कैसे रखने हैं? एक जैसे रखने हैं। तो ये हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने कर्तव्य को, कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना। हमें अपने नित्य कर्म में कम से कम 1 घंटा रोज योग जरूर करना है। ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में योग करना है। आसन नहीं कर सकते तो बैठने पे प्राणायाम कर सकते हैं। संगठन की आंतरिक बात को कहीं नहीं कहना। जैसे कई बार हमने अभी कहा ना कि कोई व्यक्ति राम रहीम का चेला बन जाता है, कोई रामपाल का बन जाता है, तो ये बात बाहर कहनी है कि हमारे प्रशिक्षण में हरिद्वार में हमें ऐसा कहा गया, तो किसी की भावना आहत हो सकती है ना, तो क्यों हम छेड़े? उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। संगठन की आंतरिक बात को कहीं नहीं कहना और आंतरिक गोपनीयता का ध्यान रखना है। किसी भी सत्र की रिकॉर्डिंग नहीं करना। रिकॉर्डिंग कुछ डालनी होगी तो हम डालेंगे, आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो बाहर कीजिए। फोटो लेनी है तो उसका एक समय हम देंगे। जैसे भ्रमण के लिए जाएं तो आप सब जगह फोटो लें, उसको सब जगह डालें। आप इस प्रशिक्षण में आए तो प्रशिक्षण में भोजन करते हुए फोटो लीजिए, योग करते हुए फोटो लीजिए, कार्यक्रम के बाद फोटो लीजिए, कार्यक्रम से पहले फोटो लीजिए। उसकी आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जरूर डालिए, लेकिन उसको डालने के पीछे भी उद्देश्य क्या हो कि पतंजलि योगपीठ में हमने 5 दिन योग किया तो हमने ये सीखा। आप भी अपने नजदीकी स्थान पर, अपने जिले में पतंजलि से संपर्क करके योग शिक्षक बन सकते हैं, अपने जीवन में ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा हर काम किसके लिए हो? योग आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए। हमारा हर काम किसके लिए हो? व्यक्ति को रोग मुक्त, नशा मुक्त बनाने के लिए, योगी निरोगी बनाने के लिए। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी नकारात्मकता को नहीं रखना कि अब देश का क्या होगा, अब क्या होगा, संस्था में तो कुछ नहीं हो रहा, कोई नया आंदोलन नहीं चलता। तो नकारात्मकता को कभी भी प्रश्रय नहीं देना। जो हमारा धर्म है उसका निर्वहन करना है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी नहीं बनना। किसी भी छोटे स्वार्थ के लिए, सत्ता संपत्ति के प्रलोभन में फंसे व्यक्ति को भी, कई बार कोई व्यक्ति आ गया कि जी मैं योग से जुड़ना चाहता हूं, उसको चुनाव लड़ना है पार्षद का या एमएलए का, और आपने उसके समर्पण को देखा और राजनीति करना चाहता हो, आपने उसको कोई प्रभारी बना दिया। तो ऐसे व्यक्तियों को आगे नहीं लाना जो सत्ता और संपत्ति का प्रलोभन रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ दिन तो काम करेगा, थोड़े दिन बाद क्या कहेगा कि मुझे टिकट मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्तियों को पहले ही दूर से नमस्ते करनी है। वो योग कक्षा लगाए, योग कक्षा में भाग ले, केवल इतने तक उनको सीमित रखना, उनको संगठन में दायित्व नहीं देना। अपने जीवन में कुछ कार्यों को कभी भी नहीं करना। झूठ, दुराचार, व्यभिचार, शराब, मांस और आर्थिक और चारित्रिक शुचिता का उल्लंघन अपने जीवन में कभी भी नहीं करना। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वाध्याय के गुण को विकसित करना है, अध्ययनशील होना है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में धैर्य को विकसित करना है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में दृढ़ता को विकसित करना है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी हम एक पक्ष को सुनकर कोई निर्णय, दोनों पक्षों का सुनने के बाद विवेकशीलता के साथ निर्णय लेना है। एक पक्ष को सुनकर कभी भी उसके प्रभाव में नहीं आना। कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता आया और उसने भाषण दे दिया कि योग से तो कोई लाभ नहीं होता, भगवान तो होता नहीं। कोई वक्ता हो सकता है ना, अच्छे उदाहरण देकर आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, तो तत्काल उसके प्रभाव में नहीं आना। कभी भी हमें अपने गुरु को कष्ट नहीं देना। गुरु के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना। गुरु के साथ विश्वासघात क्या है? आपको योग शिक्षक बनाकर भेजा, आपको गुरु दीक्षा दी और आप योग की कक्षा नहीं लगाएंगे तो गुरु के साथ विश्वासघात है ना। आप 100 लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो गुरु के साथ विश्वासघात है। हम अपने संगठन में कार्य करें तो सामूहिक कार्य करना है। जैसे कोई काम आप अकेले कर सकते हैं तो भी अकेले नहीं करना। आपकी योग की कक्षा आप अकेले लगा सकते हैं ना,
लेकिन आपको अकेले नहीं लगानी। योग की कक्षा में दूसरों का सहयोग कैसे? जगाने की ड्यूटी किसी व्यक्ति की लगाइए, दरी बिछाने की ड्यूटी किसी दूसरे व्यक्ति की लगाई जा सकती है, और मंत्रोच्चारण किसी दूसरे व्यक्ति से किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा हास्यासन करवा सकता है तो हास्यासन किसी और व्यक्ति से करवाया जा सकता है। आप अनुलोम विलोम करते हैं तो भजन किसी और व्यक्ति से करवाया जा सकता है। तो हमें कार्य करने में व्यक्तिवादी नहीं होना, समूह में कार्य करने की संस्कृति को विकसित करना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं अकेला तो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन दूसरों के साथ टीम बनाकर काम नहीं कर सकता। तो जो दूसरों के साथ टीम बनाकर काम नहीं कर सकता, वो संगठन के लिए बहुत बड़ा हानि होती है। व्यक्तिवादी काम कभी भी संगठन में लंबा नहीं चलता। हमें अपने संस्था के प्रति दृढ़ता का भाव रखना है, कट्टरता का भाव रखना है। हमारी संस्था की, हमारे गुरु की कोई आलोचना करे, हमारी वैदिक संस्कृति की, योग आयुर्वेद की कोई आलोचना करे, तो उसको दृढ़ता पूर्वक उसको खारिज करना है और विनयशीलता के साथ, दृढ़ता के साथ उसको तर्क, तथ्य और प्रमाणों के साथ उसको उत्तर देना है। कहीं सोशल मीडिया में आपको कुछ दिखाई दे, किसी ने नेगेटिव लिखा है, तो उसको सभ्य शब्दों में उसके प्रति अपना विरोध जरूर प्रदर्शित करना है, शालीनता के साथ, गाली गलौज के साथ नहीं। लेकिन अपनी संस्था, अपने योग आयुर्वेद, अपनी विचारधारा, अपने गुरु के साथ हमें दृढ़ता रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? कभी भी हमें अपने संगठन में मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना। क्या शब्द का प्रयोग करना? हम। कभी भी ये नहीं कहना कि मैंने ये काम किया, हमने ये काम किया, हम सब ने मिलकर ये काम किया। हजारों शब्दों से एक कर्म की ध्वनि ज्यादा सशक्त होती है। आप जो काम करेंगे वो काम फूल की खुशबू की तरह मुख्यालय में हमारे पास पहुंच जाएगा, और आप जो सेवा, जो काम करेंगे, उसके आधार पर आपको हम जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, या हो सकता है मुख्यालय में आपको राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व दे सके। हमारा संगठन कैसे काम करता है, हमारे संगठन की रचना क्या है? हमारे जो अलग अलग 7 संगठन सेवा का काम करते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी, वो उनके नेतृत्व में 3 मुख्य केंद्रीय प्रभारी सेवा का काम करते हैं, जिसमें पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज, जिनको सुबह आपने देखा, वो मध्य और पूर्व भारत का, मध्य और दक्षिण भारत में 300 जिलों का नेतृत्व वो करते हैं, पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान का। और इसके साथ साथ 300 जिलों का नेतृत्व पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान की सेवा का दायित्व मुझे मिला हुआ है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार, असम, बंगाल और 7 स्टेट का सेवा का दायित्व है। और ऐसे ही महिलाओं की सेवा का दायित्व पूज्य साध्वी बहन दीदी देवप्रिया जी को मिला हुआ है। अभी वो यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के काम में व्यस्त हैं, तो 18 तारीख को या 19 तारीख को उनका आशीर्वाद भी आप सबको मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। तो ऐसे हम 3 भाई बहन मुख्यालय में केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नेतृत्व करते हैं। फिर महिला पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी दीदी के नेतृत्व में सेवा का काम करती हैं, और राज्य प्रभारी के नेतृत्व में जिला प्रभारी काम करता है। जिला प्रभारी के नेतृत्व में तहसील प्रभारी काम करता है। तहसील प्रभारी के नेतृत्व में खंड प्रभारी, प्रखंड प्रभारी और ग्राम प्रभारी सेवा का काम करते हैं। ऐसे ही भारत स्वाभिमान संगठन में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे संगठन की संरचना है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया में, युवा भारत में, पतंजलि किसान सेवा समिति में सेवा का कार्य होता है। अभी मुख्य रूप से जो संगठन काम करते हैं वो योग का काम करते हैं। अभी हम व्यवस्था परिवर्तन में बहुत अधिक नहीं लगे हुए। अभी हमारा उद्देश्य है कि पहले हम देश के लोगों को, स्वास्थ्य को बचाने के लिए योग आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का काम करें और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस देश को बदलने के लिए कोई फरिश्ता या कोई भगवान आने वाला नहीं है। कोई विदेशी कंपनी या कोई फिल्म अभिनेता इस देश को बदलने वाला नहीं है। इस देश को बदलने का काम आपको करना है, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें अपने अंदर वक्तृत्व का और नेतृत्व का गुण विकसित करना है। वक्तृत्व का गुण क्या है? कि आपको 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों के बीच में यदि कोई सब्जेक्ट पे बोलना हो तो आप बोल सकें। बोलना ऐसे नहीं, बोलना तर्क, तथ्य और प्रमाण के साथ बोल सकें, गंभीरता के साथ बोल सकें, जिसको सामने वाला व्यक्ति सुने तो उसकी रुचि बने।
अभी मैं 9 बजे से 9:30 बजे से आपके बीच में बैठा हुआ हूं, अगर मैं आपकी रुचि के अनुसार नहीं बोलता तो आपको चाहे कितना ही बांध कर बिठाया जाता, आप सुन पाते? आपका ध्यान, आपका मस्तिष्क नहीं चला जाता। तो मैं सामने आपके बोल रहा हूं तो कि आपके संज्ञान में आए, आपको समझ में आए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, विषय वस्तु को क्रम के साथ रखना, विषय वस्तु के साथ एग्जाम्पल देना, आपके सामने एक चित्र खींचना। पूज्य स्वामी जी महाराज के मैंने बचपन की बात कही तो आपके सामने एक चित्र खींचा ना कि एक गांव था जहां सड़क नहीं थी। पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसे जब काम शुरू किया तो छोटा सा आश्रम था जहां टॉयलेट भी नहीं था, जहां पर दीवार भी अपने हाथ से, तो आपको क्या लगा कि स्वामी जी महाराज खुद अपने हाथ से चिनाई कर रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई दिया कि नहीं दिया? तो ऐसे आपको अपने अंदर वक्तृत्व के गुण भी विकसित करने हैं। अब वक्तृत्व कैसे दें, भाषण कैसे दें, आप इसके ऊपर मुझे कहें तो 2.5 घंटे का भाषण मैं इसके ऊपर भी दे सकता हूं। माइक कैसे पकड़ें, सामने कैसे प्रयोग करें, किस प्रकार से किन किन सिद्धांतों का पालन करें, वक्तृत्व दें तो कोई सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई तैयारी करनी है तो उसके नोट्स कैसे बनाएं, किन किन चीजों को कवर करें, तो इसके ऊपर तो आपके अंदर वक्तृत्व की इतनी योग्यता हो कि आप 100, 200, 500, 1000, 5000 लोगों के बीच में बोले तो उनके तक अपने संदेश को पहुंचाकर उनको मोटिवेट कर सकें। और वक्तृत्व के ऊपर ही भाषण देना हो तो बहुत से एग्जाम्पल के साथ, अटल बिहारी कैसा वक्ता था, उनके क्या गुण थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे वक्ता थे, उसकी हजारों चीजें कही जा सकती हैं। लेकिन ये सारी आप कब कहेंगे? आप अगर 1 घंटा बोलते हैं तो आपको 100 घंटे पढ़ना पड़ेगा अच्छा बोलना है तो। आप जितने महापुरुष हैं सबकी जीवनियां पढ़िए, जितनी घटनाएं होती है सबको पढ़िए, तो वहीं से आपको प्रसंग मिलेंगे और आप अच्छा बोल पाएंगे। तो हमारे संगठन में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को वक्तृत्व और नेतृत्व के गुणों को विकसित करना। नेतृत्व का गुण क्या है? सबको साथ लेकर चलना। सबको साथ तभी ले पाएंगे जब कार्य विभाजित करेंगे, सबको साथ तभी ले पाएंगे जब प्रेम से बोलेंगे, आदर सम्मान देंगे, टीम में काम करने की भावना को विकसित करेंगे। तो नेतृत्व और वक्तृत्व के गुणों को विकसित करना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो आर्थिक और चारित्रिक शुचिता है वो हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। हमें देखकर पता लगे कि ये पतंजलि का योग शिक्षक है। जैसे हम कुछ संगठनों के कार्यकर्ता को देखते हैं तो देखते ही पता लगता है कि नहीं पता। कोई फौजी है और वो ड्रेस में नहीं है तो भी उसकी कटिंग देखकर पता लगता है कि नहीं लगता कि ये फौजी होगा। और कोई ऐसे ही छपरी टपोरी टाइप का गुंडा मवाली है, आपने उससे बात नहीं की लेकिन उसकी ड्रेस देखकर आपको पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। ऊंची पैंट, शर्ट आदि दबी हुई आदि बाहर, रंग बिरंगे कपड़े, बाल तरह तरह से रंगे हुए, फिर काला चश्मा लगाया हुआ, ऊपर का बटन खोला हुआ, कॉलर मोड़ी हुई, तो उसको देखते ही कैसी छवि बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? फिर गुटखा खाया हुआ, पान से मुंह लाल हो रखा है, रुमाल हाथ में लपेटा हुआ, तो छवि बनती है कि नहीं बनती? तो आपको देखकर संगठन और पतंजलि योगपीठ पूज्य स्वामी जी महाराज दिखाई दे, ऐसी छवि आपको बनानी है। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ऐसी वाणी का प्रयोग करना है, ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा आपको जीवन जीना है कि आपके गली मोहल्ले और आपकी तहसील और जिले में आपको देखकर लोग कहें कि ये यहां का बाबा रामदेव है, यहां का स्वामी रामदेव है। ऐसे आपको योग को अपने जीवन में जीना है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा संगठन की रीति नीति सिद्धांत मर्यादा के विषय में बताया। हमारे संगठन में हमें दिखावे के लिए काम नहीं करना, हमें रिपोर्टिंग के लिए काम नहीं करना। रिपोर्टिंग भी करनी है लेकिन हमें काम करना है धरातल के ऊपर, पेपर पर काम नहीं करना। कुछ लोग क्या पेपर के ऊपर काम करते हैं। राजनीति में काम कहां होता है? पेपर के ऊपर होता है, दिखावे के लिए होता है। हम किसी को दिखावे के लिए काम नहीं करते, हमारा काम धरातल पर सेवा के लिए है। हमारे यहां इलेक्शन नहीं होता कि 50 व्यक्ति कहें कि हमारा जिला प्रभारी ये होगा। जिला प्रभारी कौन होगा ये चयन करने का काम किसका है? राज्य प्रभारी का। राज्य प्रभारी कौन होगा ये चयन करने का काम किसका है? मुख्य केंद्रीय प्रभारी का, मुख्यालय का। मुख्यालय में कौन व्यक्ति मुख्य केंद्रीय प्रभारी होगा, कौन व्यक्ति केंद्रीय प्रभारी होगा, कौन व्यक्ति राज्य प्रभारी होगा, ये कौन चयन करता है? ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी स्वयं तय करते हैं। तो ये हमारे कार्य की पद्धति है। आप लोगों के कार्य का मूल्यांकन क्या होगा, हमें कैसा पता लगेगा? आप सब योग की कक्षा लगाएंगे तो सब तो बराबर नहीं हो सकते। तो आप में से कौन कितना काम करता है और किसको राज्य स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर सेवा दी जाती है, तो उसके कुछ मापदंड हैं
कि आप योग की कक्षा लगाते हैं या नहीं लगाते, आपकी कक्षा में कितने व्यक्ति आते हैं, आपकी कक्षा नियमित है या अनियमित है, 5-5, 7-7 दिन के योग शिविर आपने कितने लगाए, आप कंप्यूटर जानते हैं, आपके पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर आपको चलाना आता है या नहीं आता, आप भाषण कैसा देते हैं, आपको कोई कार्यक्रम करना हो तो लोगों की टीम बनाने का, नेतृत्व करने का आपको कितना अनुभव है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वदेशी का, दूसरी चीजों का कितना पालन करते हैं, सब सिद्धांतों का, सप्त मर्यादाओं का कितना पालन करते हैं, आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं। इन सारी चीजों के आधार पर हम कार्यकर्ता का मूल्यांकन करते हैं और फिर जो कार्यकर्ता अच्छा होता है उस कार्यकर्ता को जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हम सेवा का दायित्व देते हैं। आपके पास सामर्थ्य कितना है। अब कोई राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर काम करेगा तो अपने संगठन में कोई टीए नहीं मिलता, किसी को भी संगठन से टीए या सैलरी नहीं मिलती। उसको काम करना है तो अगर वो सामर्थ्यवान नहीं होगा, उसके पास समय नहीं होगा, तो वो बड़ा काम कर पाएगा क्या। कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान भी है, समय भी है, लेकिन गुटखा खाता है, शराब पीता है, क्या हम ऐसे व्यक्ति को कोई दायित्व दे सकते हैं। तो ये हमारे चयन के मापदंड हैं कि हम कार्यकर्ता की पहचान कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे। ये हमारे असेसमेंट के तरीके हैं कि कितना समय देता है, योग कक्षा कितनी लगाता है, योग शिविर कितने लगाते हैं, वक्तृत्व की क्षमता क्या है, नेतृत्व की क्षमता क्या है। कभी कोई पुलिस का मुकदमा तो नहीं हुआ, कोई व्यक्ति काम तो अच्छा करता है लेकिन 4 मुकदमे हो रखे हैं मर्डर और रेप के, ऐसे व्यक्ति को हम अपना प्रभारी बना सकते हैं। तो ये हमारे आधार है। आप और अच्छा काम करें तो इसके लिए आपको क्या करना है, योग की कक्षा लगानी है। एक कक्षा लगाते हैं तो 2 लगानी है। अपनी कक्षा को बहुत बड़ा करना है, 100-200 लोगों की योग की कक्षा लगानी है। अब 100-200 लोगों की योग की कक्षा तभी लगेगी ना जब आप अच्छा योग सिखाएंगे, आपको बीमारियों का पता होगा, आपको आसनों का पता होगा, आप अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा भजन गा पाएंगे, लोगों को जोड़ने की योग्यता होगी, तभी लोग रोज आपके पास आएंगे। योग शिविर आपने कितने लगाए, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, गांव में जाकर, गली मोहल्लों में जाकर आपने कितने शिविर लगाए, आपके पास वाहन कौन सा है, आप कितना सेवा में खर्च कर सकते हैं, समय कितना दे सकते हैं। कोई व्यक्ति योग्य तो है लेकिन 10 संस्थाओं में पहले से पदाधिकारी बना हुआ है और वो महीने में 1 दिन कार्यक्रम में आ जाता है और योग की कक्षा तो लगा लेता है, लेकिन उसके पास रोज देने के लिए समय नहीं है, तो वो अच्छा प्रभारी हो सकता है। तो ये हमारी योग्यता का मूल्यांकन है, मापदंड है। तो ये आज हमने थोड़ी सी आपके सामने चर्चा की, आगे हम और चर्चा करते रहेंगे। हमने ये संगठन के परिचय के बारे में और संगठन की रीति नीति, सिद्धांत और मर्यादा के बारे में चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आपको विषय स्पष्ट हुआ होगा। अभी आज के सत्र में आपका कोई सवाल है, आपको पतंजलि के विषय में कुछ भी नकारात्मक आपसे किसी ने कहा, आपके सुनने में आया, तो सबके बीच में पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर दे देता हूं। पतंजलि के बारे में आपको यह गलत लगता है कि बाकी सब तो ठीक, ये चीज गलत है, उसको खड़े होकर कहिए, आज उसका उत्तर दे देते हैं। फिर आज के बाद कभी भी अपने श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने देनी। पूछना कोई सवाल है जी। देखिए, हम जो बनाते हैं उसमें कई बार मशीनरी लेनी पड़ती है जो इंडिया में नहीं मिलती। जैसे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो औषधियों में कौन सी औषधि में क्या क्या चीज है, ये जांच करने की जो मशीन है, वो मशीन भारत में कोई नहीं बनाता, तो उसको विदेशी भी लेना पड़ता है। जैसे मोबाइल है, भारत में कोई मोबाइल नहीं बनाता, तो हमें मोबाइल विदेशी भी कई बार लेना पड़ता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो लावा कंपनी का स्वदेशी फोन प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या है कि 3 महीने पहले फोन बदला, अब उसमें फिर दिक्कत होनी शुरू होगी। पूज्य स्वामी जी महाराज तो ज्यादा कोई व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करते। जैसे मेरे पास इस फोन में 500 GB का डाटा है, अपने संगठन के कई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, फेसबुक के, यूट्यूब के, ट्विटर के, तो हमें इसका प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि भारत का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। लेकिन जहां विकल्प उपलब्ध है वहां हम प्रयास करते हैं कि स्वदेशी चीजों का ही प्रयोग करें। इनके दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो पहली बात तो ये कि आपका प्रश्न है कि पतंजलि के पास लाखों गाय तो है नहीं, तो इतना मक्खन कहां से आता है और गाय का घी कहां से आ रहा है। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही सवाल करता, और मैंने भी ये सवाल सोचा कि कहां से आ रहा है। देखिए, मैं उससे पहले आपको एक बात कहता हूं कि पतंजलि के घी का कोई भी सैंपल आप लीजिए,
सीलबद्ध सैंपल पतंजलि के स्टोर से, नकली नहीं हो, मतलब पतंजलि के नाम से किसी और ने पैक नहीं किया हो, हमारी पैकिंग का हो, उसको आप दुनिया की किसी लैब में ले जाइए और दुनिया की किसी भी लैब में आपको वो पतंजलि का घी मिलावटी नहीं मिलेगा। मिलावट क्या होती है? लैब में क्या टेस्ट करते हैं कि घी है, घी एनिमल फैट है, उसके अंदर मिलावट क्या हो सकती है? उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल की मिलावट हो सकती है कि घी 700-800 रुपए लीटर है, उसके अंदर पाम का तेल मिला दिया, उसके अंदर तिल का तेल मिला दिया, उसके अंदर सरसों का तेल मिला दिया। डालडा घी क्या है? वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजन के एक प्रोसेस से जमा दिया जाता है, उसको डालडा घी कहा जाता है। यही है या गलत है? उसमें कौन सा घी, फैट कौन सी होती है? वेजिटेबल की फैट होती है, मतलब पेड़ पौधों वाली चिकनाई होती है। अब ये जो गाय का घी है अपना, कहीं भी आप लेके जाएंगे, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं मिलेगा, कोई वेजिटेबल फैट नहीं मिलेगी। और गाय के घी और भैंस के घी में क्या अंतर है कि गाय के घी में बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है, जो भैंस के घी में नहीं होता। तो आप किसी भी लैब में टेस्ट करवाएंगे तो आपको 100% गाय का घी शुद्ध मिलेगा, वो मिलावटी नहीं हो सकता, ये हम गारंटी लेते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि पतंजलि इतना गाय का घी कहां से लाती है? और फिर तीसरा सवाल आता है कि हम घर के अंदर गाय पालें और गाय का दूध खरीद के घी बनाएं, तो वो घी तो 1500 रुपए लीटर पड़ता है। 25 किलो गाय का दूध लें, फिर उसका दही जमाएं, फिर उसका घी बनाएं, तो 1 लीटर घी बनता है। और 25 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 50 रुपए लीटर भी माने तो 1250 रुपए होगी। फिर उसको जमाना, फिर उसको मथना, उसमें बिजली लगेगी, मेहनत लगेगी, तो 1200-1300 रुपए कम तो घी घर में नहीं पड़ता, तो पतंजलि कैसे बेच रही है? तो सबसे पहली बात तो देश के अंदर अभी भी लगभग 20 करोड़ गायें हैं। वो गायें कुछ स्वदेशी हैं और कुछ मिक्स विदेशी जर्सी हैं। अब पतंजलि जो देश की जो 20 करोड़ गायें हैं, उसमें 10-12 करोड़ गायें दूध देने वाली हैं, 10-12 करोड़ गायें ऐसी हैं जो दूध नहीं देती या जिनका समय नहीं है, जिनको अभी दोबारा से जिनको ब्रीडिंग करनी है, ब्रीडिंग के बाद दूध देने के लिए तैयार हैं। तो 10-12 करोड़ अभी भी देश में गायें हैं। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, साउथ में गायें हैं, राजस्थान के सीकर में, अलवर में बहुत से जिले हैं जहां गायें हैं। अपने भारत में ऐसा भी एक समय था जब 1-1 लाख गायों की एक रेवड़ को, गायों के काफिले को लेकर बंजारे चलते थे, जिनको लाखा बंजारा कहा जाता था। अपने यहां प्राचीन भारत में भगवान श्री कृष्ण से लेकर कोई राजा कितना अमीर है, इसकी अगर चर्चा करनी होती थी तो यह चर्चा होती थी कि उसके पास गायें कितनी हैं। गाय का मतलब समृद्धि, गाय का मतलब अमीरी, ऐसा माना जाता था। तो 10 करोड़ गायें अभी भी हैं। और अभी भी पतंजलि जो गाय का घी बनाती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, जो गाय किसान के पास है वो अपना दूध निकालते हैं। दूध निकालने के बाद वो दूध चीलिंग प्लांट के ऊपर, डेयरी के ऊपर जाता है। अब ये जो गाय का दूध है या भैंस का दूध है या बकरी का दूध है, ये केवल दूध नहीं होता। दूध के अंदर 3 चीजें मिली हुई होती हैं। एक तो मिल्क एचएनएफ होता है जिसको पनीर बोलते हैं, एक उसके अंदर लस्सी या पानी होता है, और तीसरा उसके अंदर चिकनाई होती है। तो ये जो गाय का दूध जब डेयरी में जाता है और जब वो पैकेट में बंद होता है, मिठाइयां जब उसकी बनती हैं या पैकेट में बंद होता है, तो आपने देखा होगा कि पैकेट वाला दूध 3 प्रकार का मिलता है, एक डबल टोन, एक टोन्ड और एक फुल क्रीम। ये दूध मिलता है, नहीं मिलता। एक चौथा टाइप भी होता है जिसको बोलते हैं स्किम्ड मिल्क, मतलब जिसमें बिल्कुल चिकनाई नहीं। अब गाय के दूध में सामान्य तौर पर 2.5 से लेकर 4% तक चिकनाई होती है। 2.5 से लेकर कितनी होती है? 4% तक। किसी गाय में 2.5%, उसको आप कुछ अच्छा खिला दोगे तो 4% तक हो जाएगी, फैट बढ़ जाएगी। तो जब चीलिंग प्लांट में जाते हैं तो गाय के दूध को, जिसमें 4% चिकनाई है, उसमें 2% निकाल लेते हैं, तो दूध बचता है ना, वो दूध पैकेट में पैक होकर टोन्ड मिल्क के नाम से बिक जाता है। उसमें से 4% चिकनाई निकाल दी तो फिर वो दूध डबल टोन्ड या स्किम्ड मिल्क के नाम से बिक जाता है। तो वो जो क्रीम निकली, उस क्रीम को डेयरी इकट्ठी करती है और उस क्रीम को इकट्ठा करके बंद, सीलबंद कंटेनर में उस क्रीम को लाया जाता है और उस क्रीम से पतंजलि गाय का घी बनाती है। अब गाय का घी पतंजलि ने बनाया तो दूध खत्म नहीं हुआ, दूध भी बिका और दूध के अंदर से क्रीम बिक गई। तो वो जो क्रीम है, उस क्रीम से घी बनाते हैं, तो वो जो घी पड़ता है वो सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूध भी बिका है,
घर में आप घी बनाते हैं, आपने 25 लीटर का 1 किलो घी बनाया, तो आपको जो लस्सी बची आप उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। थोड़ा पिएंगे, थोड़ा पड़ोस में बांटेंगे, लेकिन वो बिकती नहीं है। लेकिन जब डेयरी में क्रीम निकाल लेते हैं, तो क्रीम निकाले हुए दूध का आप दही जमाएंगे तो दही भी बिकता है। क्रीम निकालने के बाद जो दूध बचता है, उसकी जो लस्सी बचती है, छाछ बचती है, उसके अंदर भी मसाला मिलाकर बिकता है कि नहीं बिकता। तो जब डेयरी में हम दूध लेते हैं तो दूध की कीमत 50 रुपए लीटर नहीं पड़ती, दूध की कीमत में क्रीम निकालते हैं तो उसकी सस्ती पड़ जाती है। इसी वजह से ये जो गाय का दूध है, ये गाय का घी है, ये 650 रुपए में पतंजलि 1 लीटर उपलब्ध करवाती है। 1000 में भी बेच सकती है चाहे तो, लोगों को असली लगेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब 10% हमें मुनाफा कमाना है और ये 650 में मिल रहा है तो 1000 में क्यों बेचना। तो ये जो घी है ये सस्ता तो इसलिए पड़ता है कि घर में आपकी वेस्टेज होती है, जब हम डेयरी में बनाते हैं तो आपका दूध भी बिकता है, दही भी बिकता है, लस्सी भी बिकती है और आपको क्रीम का मूल्य मिल जाता है। दूसरा, ये शुद्ध कैसे है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में खासकर, जैसे आप किसान हैं, आपके पास 4 गायें हैं, आप 50 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं, आप अपनी गाय को सरकार के साथ रजिस्टर्ड करवाएंगे, आप अपने दूध को डेयरी में बेचेंगे, डेयरी वाला आपको 40 रुपए का 50 रुपए का रेट देगा और जितना दूध आप डेयरी को बेचेंगे, डेयरी से डाटा सरकार को चला जाएगा और सरकार भी गाय पालने वाले को, पशु पालने वाले को अपनी ओर से सब्सिडी देती है। हर लीटर के ऊपर 3 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए से लेकर 10 रुपए तक वो देती है। आप में से कोई पशुपालन विभाग से है तो ऐसी सब्सिडी वहां पर है और वहां पर 10 करोड़ गायें हैं पूरे देश में। पतंजलि ने जब गाय का घी बनाया, उससे पहले गाय की क्रीम को अलग से नहीं बेचा जाता था। गाय का दूध किसी का है तो भैंस में मिला दिया जाता था, उसकी क्रीम को भैंस की क्रीम में मिलाकर बेचा जाता था और भैंस की क्रीम का ही रेट अलग से बाजार में खुलता था। गाय की क्रीम का कोई रेट नहीं खुलता था, गाय के मक्खन को अलग से बेचा नहीं जाता था, भैंस में मिलाकर बेच दिया जाता था। पतंजलि ने जब से गाय का घी बनाना शुरू किया तो गाय की क्रीम का अलग से भाव खुलना शुरू हुआ, मंडी में रेट लगना शुरू हुआ और उसके बाद गाय की क्रीम के, गाय के दूध की वैल्यू भी बढ़ी, रेट भी बढ़ा। जब आपने देखा होगा कि जब हमने गाय का घी शुरू किया था 2009-10 में, उस समय 400 रुपए में शुरू किया था, उस समय क्रीम सस्ती थी और जब हमने शुरू किया, अलग से रेट खुलना शुरू हुआ तो गाय का महत्व बढ़ा, गाय की क्रीम की कीमत भी बढ़ी और हमारी देखा देखी मदर डेयरी से लेकर, अमूल से लेकर दूसरी कंपनियों ने भी गाय का घी बनाना शुरू किया। तो हमारा गाय का घी 100% शुद्ध है और गाय का घी बनाने में दूध खत्म नहीं होता, दूध अलग से बिक जाता है, घी उसकी क्रीम के एक हिस्से से बनाया जाता है। तो आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब तो क्लियर हो गया सस्ता क्यों है और असली है या नकली है। बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना।